हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा सेशन किसी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पर होने वाला है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन लंगूर्स को। लेकिन उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। जो बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं अभी 2022 में 2022 में प्रीलिम्स को दे रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारा प्रीलिम्स का बैच, जिसमें कि वो प्रीलिम्स के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जनरली बच्चे जो हैं वो इसी ऊहापोह में लगे रहते हैं कि हम इतना सारा सिलेबस कम टाइम में 2 महीने में कैसे कवर करें। तो उन्हीं के लिए हमने ये बैच जो है वो डेडिकेटेड बैच जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर हिस्ट्री कुमार नलिन सर कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर द्वारा कवर करवाई जाएगी, और करंट अफेयर्स ओजांग सर एंड कुसुम मैम दोनों के द्वारा आप लोगों का कवर करवाया जाएगा। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो जीएस मेंस का बैच है हमारा टारगेट 2022 का, वो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें कवर करवाया जाता है। पेपर 1 से पेपर 4 तक का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाते हैं हम। लाइव क्लासेस जो है वो अवेलेबल होंगी आप लोगों के लिए। हमारी जो ऐप है ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, उसके ऊपर पूरा कोर्स जो है वो कवर करवाया जाएगा। साथ ही 1 साल की वैलिडिटी जो है, 1 ईयर की वैलिडिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। आप उसे उन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। और डिटेल जानना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्टर बैच जो है हमारा, वो बच्चों के लिए अवेलेबल है। एडमिशंस के कुछ ही दिन जो है वो इसमें बचे हैं। 12th के बाद आईएएस को कैसे प्रिपेयर करें, खुद ओजांग सर इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि क्या किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। जो आपके पास गोल्डन टाइम होता है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इसके फ्री डेमो क्लासेस जो है हमारी एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो कि हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल बैच है, बहुत ही नॉमिनल फीस में चलता है। ये 6000 रुपीज जो है बहुत ही नॉमिनल फीस इसकी बच्चों के लिए रखी गई है। एनसीईआरटी को पढ़ने की क्या अप्रोच हो, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच हो, मेंस के लिए क्या अप्रोच हो, कैसे हम चीजों को एनालाइज करें, एनसीईआरटी को पढ़ करके कैसे रटने की प्रवृत्ति को छोड़ करके चीजों को एनालाइज करने के लिए, चीजों के कंसेप्ट को समझने के लिए ये बैच जो है वो स्टार्ट किया गया है। खुद ओजांग सर इसमें गाइड करते हैं आपको कि एनसीईआरटी को पढ़ने की सही अप्रोच क्या होती है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है, जिसके अंदर से बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में मेंस को क्रैक करते हुए देखे गए हैं और सिलेक्शन देते हुए देखे गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस की एक कंप्लीट अप्रोच के साथ में, कंप्लीट सिलेबस की कवरेज के साथ में इस बैच को रन किया जाता है। ओजांग सर खुद आपको गाइड करते हैं कि क्या हमारी सही अप्रोच होती है। मेंस आंसर राइटिंग जो है वो भी इसमें कवर करवाया जाता है। और इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके और डिटेल जानना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आंसर राइटिंग, जो बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं जिस चीज से कि सर हमें आंसर लिखना नहीं आता। हम जानते तो सब कुछ है लेकिन उसे लेटर में या शब्दों में कैसे पिरोया जाता है वो हमें नहीं आता। वो ओजांग सर आपको सिखाते हैं। 20 मैजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग का जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर आपको कवर करवाते हैं। प्लस 1 ईयर की योजना जो है वो योजना मैगजीन, जो आप जानते हैं भारत सरकार की एक ऑफिशियल मैगजीन है, उसको भी कवर करवाएंगे ओजांग सर। 23 मार्च से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर से बहुत सारे बच्चे जो हैं डरते हैं। इंग्लिश से भय हमेशा से ही व्याप्त रहता है, हिंदी मीडियम के बच्चों में खास तौर से रहता है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश का ग्रामर कोर्स जो है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 16 फेब से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एडमिशन ले लें। लास्ट टाइम के लिए लास्ट टाइम पर जाकर के ना रुकें, अभी ही एडमिशन जो है वो ले लें। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल और जान सकते हैं। रवि बजाज सर ये सारा कोर्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस, लास्ट 18 मंथ के टॉपिक्स जो हैं
इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर हैं और फर्स्ट टेस्ट जो है वो सभी के लिए फ्री है, आप उसको देख करके देख सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस में 500 रुपीज में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कैसे ज्वाइन किया जाए, क्या किया जाए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया, सेंचुरी फॉर गोल्डन लंगूर, स्वर्ण लंगूर या गोल्डन लंगूर के लिए एक सेंचुरी जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कि हमारी न्यूज है। द हिंदू की न्यूज है 4 फेब की, 4 फरवरी की न्यूज है। असम विलेजर्स अपोज सेंचुरी टैग फॉर गोल्डन लंगूर हैबिटेट। स्वर्ण लंगूर के आवास जो है, जिस जगह पर स्वर्ण लंगूर सारे रहते हैं, उसको सरकार जो है वो एक सेंचुरी का टैग देने जा रही है। लेकिन असम के जो लोग हैं वो इस टैग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इसको अपोज कर रहे हैं कि ऐसा टैग जो है वो यहाँ पर ना दिया जाए। क्यों अपोज कर रहे हैं? पहले गोल्डन लंगूर क्या होता है उसको समझते हैं, कहाँ मिलते हैं उसकी बात करते हैं, उसके बाद क्यों अपोज कर रहे हैं उसकी भी बात हम करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो कुछ ऐसे कवर होगा। पहले हम गोल्डन लंगूर्स को देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होते हैं, उनका हैबिटेट किस प्रकार का है उसकी बात करेंगे, वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किस प्रकार से उसकी बात करेंगे, उनको क्या थ्रेट्स हैं, क्या खतरे हैं उनकी बात करेंगे, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, हम किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं उनको, और कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लगाए जा रहे हैं, बचाने के लिए, संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबको देखने के बाद फिर हम बात करेंगे कि आसाम के विलेजर्स जो है वो इसका अपोज क्यों कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। साइंटिफिक नेम जो है वो ट्रैकेपिथेकस गी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा, इसलिए इसके लास्ट में नाम में जो है गी हमें देखने को मिलता है। ट्रैकेपिथेकस गी के नाम से इसको जाना जाता है। साइंस में जो टेक्सोनॉमी जो होती है उसके अंदर इसका नाम कुछ ऐसे देखा जाता है। फर के रंग से आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। इसके जो फर होते हैं गोल्डन कलर जो है उसके फर देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट इमेज जो मैंने डाली थी उसमें ज्यादा अच्छे से आप देखेंगे, इसके फर जो है वो गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के हमें देखने को मिलता है। इसका मुंह जो है वो कुछ काला इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। बाकी पूरी बॉडी जो है गोल्डन कलर की हमें देखने को मिलती है। पीछे एक लंबी सी पूंछ भी देखने को मिलती है। तो फर के कलर जो है वो चेंज होते रहते हैं। मतलब फर जो है, जैसे आप दो इमेजेस मैंने आपके सामने लगाई है, दोनों एक जैसे आपको नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा चेंजेस इनके अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा। उस पर असर पड़ता है एक तो सीजन्स का, मौसम का, ऋतुओं का जो है असर इस पर देखने को मिलता है। दूसरा ज्योग्राफी का, कुछ अलग अलग क्षेत्र में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, नदियों का, वैलीज का, माउंटेन्स का, सबका असर जो है वो इसके ऊपर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट का असर जो है इनके रंग के ऊपर हमें देखने को मिलता है। जनरली एडल्ट मेल जो है, वयस्क पुरुष जो है, इनमें से उनका क्रीम से सुनहरी रंग होता है, जिसके ऊपर थोड़े गहरे रंग की परत जो है वो हमें देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप की। जबकि अगर हम फीमेल्स को देखते हैं या जुवेनाइल्स को देखते हैं, जो किशोर होते हैं, उनका रंग जो है वो थोड़ा हल्का हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा रंग का डिफरेंस मेल फीमेल में और एज के हिसाब से भी हमें देखने को मिलता है। चेहरा काला होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, फेस जो है वो ब्लैक होता है। पूंछ लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी इसकी पूंछ जो है, जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये पूंछ जो है इस टाइप की पूंछ इसकी हमें देखने को मिलती है। हिमालयी लोग जो हैं, हिमालय में रहने वाले लोग जो हैं वो इसको लंबो समय तक पवित्र मानते थे, क्योंकि ये हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो वो लोग इसे, क्योंकि इसका जो कलर है, जो रंग है, वो कुछ इस टाइप का है कि एकदम डिवाइन फील जो है इसके अंदर से आती है, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा डिवाइन या पवित्र जो है वो मानते, इसको लंबे समय तक आए हैं। इसका सबसे पहले अटेंशन भारत में तो ये पाए जाते हैं बहुत लंबे समय से ही हिमालयी क्षेत्र के अंदर, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पश्चिमी दुनिया जो है, उसको बताने का श्रेय 1950s में एक साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था एडवर्ड प्रिचर्ड गी। जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताया था इनका, ट्रैकिपिथेकस गी। वो गी वर्ड जो है, गी नाम जो है वो इधर से आया है, एडवर्ड प्रिचर्ड गी। इस व्यक्ति ने खोजा इनको, बाहर के लोगों को बताया, इस वजह से इस बंदर के नाम के एंड में ही गी जो है वो हमें देखने को मिलता है। फीचर्स की अगर हम बात करें, विशेषताएं क्या है? ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, जनरली नीचे जमीन पर रहना ये पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, मानवों का बीच बीच में जो इंटरफेरेंस हो जाता है, वो इनको पसंद नहीं है। शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के फल जो है ये खाते हैं। औसतन 8 लोगों का समूह इनका देखने को मिलता है। एवरेज ग्रुप साइज जो है इनकी 8 बंदर एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट जनरली एक एवरेज जो देखने को मिलता है वो 8 का हमें देखने को मिलता है। एंड रेशियो अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो एक एडल्ट मेल के साथ में बहुत सारी फीमेल्स जो है वो रहती हुई इसमें दिखाई देती है। इनके अंदर ये ट्रेंड जो है वो देखने को हमें मिलता है। वितरण कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है?
अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, और इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और उसके अंदर भी बात करूं मैं तो सिर्फ भूटान और आसाम के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, मानस नदी, और एक और उसकी ट्रिब्यूटरी है संकोश रिवर, संकोश नदी। ब्रह्मपुत्र, संकोश और मानस, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, और अगर मैं नॉर्थ में बात करूं तो भूटान में एक माउंटेन्स है ब्लैक माउंटेन्स, नॉर्थ में ब्लैक माउंटेन्स, ईस्ट में मानस रिवर, वेस्ट में संकोश रिवर, और साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर। इन चारों के बीच में जो ये बाउंड्री बनती दिखाई दे रही है, इसके अंदर ही हमें गोल्डन लंगूर्स देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में गोल्डन लंगूर जो है, स्वर्ण लंगूर जो है, वो सिर्फ इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और किसी क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसी जो प्रजातियां होती हैं, ऐसी जो स्पीशीज होती हैं, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एंडेमिक स्पीशीज, हिंदी में कहते हैं स्थानिक प्रजातियां। तो यहां पर भी एक स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पीशीज हमें यह देखने को मिल रही है, गोल्डन लंगूर, जो कि आसाम और भूटान वाले क्षेत्र में मानस संकोश रिवर्स के बीच में, ब्रह्मपुत्र ब्लैक माउंटेन्स के बीच में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इनका विस्तार हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता है। खतरे क्या है, इनको थ्रेट्स क्या है? पहला जो थ्रेट है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, बहुत प्रतिबंधित आवास है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ देखिए ये इतने से ही क्षेत्र में मिल रहे हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता, वितरण ज्यादा होता, तो कहीं एक जगह पर खत्म हो रहे होते तो किसी दूसरी जगह बच भी रहे होते। लेकिन यहां पर इनका जो एरिया है जहां पर ये फैले हुए हैं, वो बहुत छोटा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया हमें देखने को मिलता है। इस वजह से अगर यहाँ इनकी पॉपुलेशन कम होती जाए तो पूरे वर्ल्ड में इनकी पॉपुलेशन जो है वो हमें बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनके लिए। दूसरा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पर्यावास विखंडन। जब भी हम बायोडायवर्सिटी लॉस की बात करते हैं, जैव विविधता के समाप्ति की या खतरे की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने निकल करके आती है दैट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। पहले जो कोई जानवर किसी जगह पर रहते थे, मान लीजिए उनका हैबिटेट इतना बड़ा था, पर्यावास उतना बड़ा था, अब बीच में से मान लीजिए हमने रोड निकाल दी कोई, तो ये हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया, टुकड़ों में टूट गया, विखंडित हो गया, इनके पर्यावास का विखंडन हो गया। मान लीजिए कोई और प्रोग्राम जो है वो हमने स्टार्ट किया, डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मान लीजिए इतने इतने एरिया में माइनिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर से इनका हैबिटेट क्या हो गया, और छोटा भी होता गया, श्रिंक भी होता गया। तो इस टाइप से हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट, विकास जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी के लॉस में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का रोल जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। पर्यावास विखंडन जो है वो बहुत ज्यादा हमें होता हुआ दिखाई देता है। और तीसरा रीजन है इनब्रीडिंग, आंतरिक प्रजनन। इनकी स्पीशीज में ही ब्रीडिंग जो है वो हो सकती है, प्रजनन जो है वो हो सकता है। इनकी स्पीशीज का किसी दूसरे स्पीशीज से अगर मेटिंग करवाई जाए तो उसमें हमें ब्रीडिंग देखने को नहीं मिलती। मतलब यही स्पीशीज जो है वो धीरे 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 ग्रो कर सकती हैं, दूसरी स्पीशीज के साथ में कोई हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इनका हमें देखने को नहीं मिलता, संकरण जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो इनकी प्रजाति, इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे 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 ही बढ़ पाएगी। अलग अलग टाइप से दूसरे जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से इसकी प्रजाति, इसकी जनसंख्या बढ़ती हुई हमें नहीं दिखाई देते। तो जनसंख्या बहुत धीरे बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरा, जिस एरिया में रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत कम हमें क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो रिसोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल जो है वो लिमिटेड होंगे। ज्यादा एरिया में फैले होते हैं तो ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, संसाधन उपलब्ध होते हैं, और हैबिटेट जो है वो भी टूटता जा रहा है, विखंडित होता जा रहा है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। ये कुछ थ्रेट्स जो हैं, कुछ खतरे जो हैं, इनके हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूं तो देखिए IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है वो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालती है। एंडेंजर्ड कैटेगरी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर डालती है। आप जानते हैं कि एक्सटिंक्ट एक कैटेगरी होती है, 9 कैटेगरीज जो IUCN की हमें देखने को मिलती है, उसमें एक्सटिंक्ट एक कैटेगरी होती है जो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। EW एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो कि वाइल्ड में यानी कि जंगलों में खत्म हो चुके हैं, हो सकता है किसी चिड़ियाघर या ऐसे किसी क्षेत्र में बचे होंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो कि अब बहुत कम जनसंख्या जिनकी हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद एंडेंजर्ड जिनकी जनसंख्या इनसे थोड़ी ज्यादा है लेकिन अभी भी खतरे की स्थिति है। इन तीनों को मिला करके नीचे जो वल्नरेबल जो आपको दिख रहा है, हिंदी में जैसे सुभेद्य कहते हैं, इन तीनों को मिला करके थ्रेटन्ड स्पीशीज के नाम से जाना जाता है।
संकटग्रस्त प्रजातियां जिसे हम कहते हैं, इन तीनों को हम देखते हैं। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, यानी कि इनका स्टेटस जो है कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में हमें यह देखने को मिल रही है, बहुत कम स्पीशीज जो है, बहुत कम पॉपुलेशन जो है इनकी हमें देखने को मिल रही है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में डालता है। साइट्स में आप जानते हैं 3 अपेंडिक्स देखने को मिलती है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसे हम कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक अभिसमय कन्वेंशन जो है बना हुआ है साइट्स। इसमें 3 अपेंडिक्स देखने को मिलती है। अपेंडिक्स फर्स्ट कंप्लीटली बैंड होता है जिनका ट्रेंड, अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर उनका रखा जाता है जिनका की ट्रेड जो है वो कंप्लीटली बैंड होता है, मतलब उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर गोल्डन लंगूर भी किस में आ रहे हैं, अपेंडिक्स फर्स्ट में आ रहे हैं, परिशिष्ट 1 में आ रहे हैं, यानी कि इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। और तीसरा अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि भारत का है, उसके अंदर भी ये शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी जो हमें देखने को मिलती है कंजर्वेशन का, जो सबसे बड़ा स्टेटस देखने को मिलता है वो शेड्यूल 1 होता है, और ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं गोल्डन लंगूर्स। तो मतलब इनकी स्थिति जो है, अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल लॉज के अंतर्गत देखें, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनके अंदर अगर हम देखें तो बहुत टॉप लेवल की प्रायोरिटी में इनको रखा गया है। IUCN एंडेंजर्ड कहता है, अपेंडिक्स साइट्स जो है वो अपेंडिक्स फर्स्ट में डालता है, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखता है। नेक्स्ट, इसको बचाने के लिए प्रयास क्या किया जा रहा है भाई, इतनी स्थिति अगर इनकी खराब है, ऐसे ऐसे स्टेटस इनको अगर मिले हुए हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए 2011 की अगर हम बात करें, 2011 की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण हमें देखने को मिलता है, उन्होंने असम में, क्योंकि ये असम में ही मिल रहे हैं ये सारे लंगूर, तो असम का जो स्टेट जू है, असम का जो राज्य चिड़ियाघर है, उसको इनकी ब्रीडिंग को बढ़ाने का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था। मतलब हम जान रहे हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, तो उसको ब्रीडिंग के द्वारा बढ़ाया जाए, प्रजनन ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए, ब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए, ताकि इनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ सके। जनसंख्या बढ़ेगी तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी से वल्नरेबल कैटेगरी या उससे नीचे की कैटेगरीज में जाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो इसके लिए असम की सरकार को 2011 में ये प्रोजेक्ट जो है वो सौंपा गया था कि आप इनकी ब्रीडिंग जो है उसको बढ़ाएं। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2009 में जो इनकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी वो थी 5140, 5140 इनकी जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या जो है वो देखी गई थी। हालांकि 2020 में इनकी फिर से सेंसस जो है वो होनी थी, जनगणना जो है वो होनी थी इनकी, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ये जनगणना जो है वो पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से 2020 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2009 में लास्ट जो इनकी सेंसस हुई थी उसमें 5140 ऐसे स्वर्ण लंगूर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं उसी रीजन में, जो रीजन मैंने अभी आपको दिखाया है, आसाम वाला क्षेत्र, संकोश और मानस रिवर के बीच का, ब्रह्मपुत्र रिवर तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इनका अपोज क्यों किया जा रहा है। जो रीजन, जो वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, रीजनल जो पीपल हैं, वो इसका अपोज क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब भी सेंचुरी का टैग दिया जाता है या किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया जब बनाया जाता है, तो वहां के जो रहने वाले लोग होते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके बहुत सारे राइट्स जो हैं, उनके बहुत सारे अधिकार जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। अलग अलग जैसा हम देखते हैं अलग अलग टाइप के जो स्टेटस दिए जाते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के राइट्स जो हैं वो छीनते हुए उनके दिखाई देते हैं। कुछ में बहुत सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं, कुछ में बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर वही पार्ट, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आज सेंचुरी बनेगी, कल को ये नेशनल पार्क भी बन सकता है एक क्षेत्र, और नेशनल पार्क का कोर जोन जो है उसके अंदर हमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज जो है वो अलाउड नहीं होंगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि उनके सारे राइट्स जो है, उनके सारे अधिकार जो है वो छिन जाएंगे, इस वजह से वो लोग जो है इस पर्टिकुलर सेंचुरी के टैग के लिए अपोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सेंचुरी बने। अगर वो सेंचुरी बनती है तो उनके बहुत सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, जैसे कि लकड़ी काटने का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, फूड भोजन जो उनको मिलता है उसको छीन लिया जाएगा, ग्रेजिंग जो वो करवाते हैं, चराई जो कराते हैं वो छीन लिया जाएगा। अलग अलग स्टेटस में हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेटस में अलग अलग टाइप के राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो लोग नहीं चाहते कि हमारे किसी अधिकार का हनन हो, हमें जितने राइट्स मिले हुए हैं वो खत्म हो जाए। इस वजह से वो लोग जो हैं इस टैग को, इस कंजर्वेशन को टैग, जो सेंचुरी बनाने का जो टैग दिया जा रहा है गोल्डन लंगूर की सेंचुरी का, उसका अपोज करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है वो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है ये हमारे लिए, और पूरे चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में गोल्डन लंगूर पर कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने अपीयर होता हुआ दिखाई दे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों का काफी ज्यादा ज्ञानवर्धन इसमें हुआ होगा। आगे हम ऐसे ही सेशंस के द्वारा जुड़े रहेंगे। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।